हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कैम बायो क्लासेस में। इस चैनल में हम आपको क्लास 11th एंड 12th के एनसीईआरटी के बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री के सभी चैप्टर्स की स्टडी करवाने वाले हैं। मैं आपको बायोलॉजी की स्टडी करवाने वाली हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम क्लास 11th के एनसीईआरटी बुक के फर्स्ट चैप्टर से, जिसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड। अब लिविंग वर्ल्ड में आपको पता ही है कि हम पढ़ने वाले हैं इसमें जीव के बारे में। तो इसका हिंदी में चैप्टर का नाम है जीव जगत। लिविंग मतलब जीव और वर्ड मतलब कि जगत, तो चैप्टर का नाम हो गया हमारा जीव जगत। लेकिन कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले हमें उस सब्जेक्ट की बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि जो हम पढ़ रहे हैं वो है क्या, किसने दिया था, कहाँ से लिया गया, ये छोटी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं कि बायोलॉजी होता क्या है। जो बायोलॉजी है ये लिया गया था ग्रीक लैंग्वेज से। जो टर्म है बायोलॉजी ये लिया गया था ग्रीक लैंग्वेज से। जो बायोलॉजी है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है बायो और दूसरा है लॉजी। जो बायो है वो लिया गया है बायोस वर्ड से। किसे लिया गया है? बायोस से। एंड जो लॉजी है ये लिया गया है वर्ड लॉगस से। किसे लिया गया है? लॉगस से। एंड इस बायोस का मतलब होता है जीवन या सजीव या जीवित। बायोस का मतलब क्या होता है? लिविंग। इसे हम हिंदी में क्या बोलेंगे? जीवित। ठीक है। और जो लॉगस है इसका मतलब होता है अध्ययन यानी कि स्टडी। क्या होता है इसका मतलब? स्टडी। और हिंदी में हम इसे क्या बोलेंगे? अध्ययन। तो सिंपल सी बात है कि बायोलॉजी का मतलब क्या निकला? जीवित का अध्ययन। क्या कहलाता है? बायोलॉजी। जो बायोलॉजी वर्ड है वो तो लिया गया है ग्रीक लैंग्वेज से, बट ये टर्म दिया था दो साइंटिस्ट ने मिलके, मार्क एंड ट्रिवेरियस। बट इन्होंने तो सिर्फ टर्म बायोलॉजी दिया था। जो बायोलॉजी के फादर कहे जाते हैं वो कहे जाते हैं अरस्तु। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन कहे जाते हैं? अरस्तु। इन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं एरिस्टोटल। एरिस्टोटल, हिंदी में अरस्तु। ये अरस्तु ही थे जिसकी वजह से आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, क्योंकि यही हैं जो बायोलॉजी की मेन नींव हैं। वैसे तो बायोलॉजी में बहुत सारे ब्रांचेस हैं, बट क्लास 11th एंड 12th में आपने बायोलॉजी की दो ब्रांचेस पढ़नी है। फर्स्ट आपने पढ़ना है जूलॉजी एंड सेकंड आपने पढ़ना है बॉटनी। बॉटनी एंड सेकंड आपने पढ़नी है जूलॉजी। बॉटनी को हिंदी में हम बोलते हैं वनस्पति विज्ञान एंड जूलॉजी को हिंदी में हम बोलते हैं जंतु विज्ञान। अब नाम से आपको थोड़ा तो आइडिया हो गया होगा कि बॉटनी यानी वनस्पति का मतलब क्या है। जिसमें हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान। और जिसमें हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं, एनिमल्स की स्टडी करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? जूलॉजी। ठीक है। एनिमल्स की स्टडी कहलाता है जूलॉजी एंड प्लांट्स की स्टडी कहलाता है बॉटनी। ठीक। अब बाकी इनकी इंफॉर्मेशन आप आगे पढ़ेंगे, लगातार आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना है जूलॉजी एंड बॉटनी। अब हम बात करते हैं कि जूलॉजी एंड बॉटनी के फादर कौन थे। तो फादर ऑफ बॉटनी है थियोफ्रास्टस। कौन कहे जाते हैं? थियोफ्रास्टस। क्या कहलाते हैं थियोफ्रास्टस? फादर ऑफ बॉटनी। एंड फादर ऑफ जूलॉजी कौन कहे जाते हैं? फादर ऑफ जूलॉजी वही कहे जाते हैं जो है फादर ऑफ बायोलॉजी यानी कि अरस्तु। एरिस्टोटल ही कहे जाते हैं फादर ऑफ जूलॉजी। इतना आपको समझ में आया? अब आते हैं हम अपने मेन चैप्टर पे, जिसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड। सबसे पहले इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि व्हाट इज लिविंग। लिविंग क्या है? आप किसे कहेंगे कि ये चीज जिंदा है? तो व्हाट इज लिविंग, कैसे पहचानेंगे हम कि कौन सी चीज में जीवन है और किस चीज में जीवन नहीं है? मुझ में और इस मार्कर में क्या डिफरेंस है, ये बताने के लिए कि मार्कर क्यों नॉन लिविंग है और हम क्यों लिविंग है, हम बहुत सारे फीचर्स बता सकते हैं, हम बहुत सारे कैरेक्टर्स बता सकते हैं। आप सभी कहेंगे मैम हम तो देखकर बता देते हैं कि जो सांस ले रहा है वो लिविंग है और जो बिल्कुल निर्जीव सा पड़ा है या जो सांस नहीं ले रहा, जो चल नहीं रहा, जिसमें कोई मूवमेंट नहीं है, कोई हलचल नहीं है, वो नॉन लिविंग है। बिल्कुल ठीक है।
जो चल रहा है, जो खा पी रहा है, जो सांस ले रहा है, जो बात कर रहा है, वो लिविंग है, बिल्कुल ठीक। लिविंग और नॉन लिविंग को डिफरेंशिएट करने के लिए बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपको पता हैं, बस वही कैरेक्टरिस्टिक्स हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। तो अगर हम बात करें, अगर हम नॉन लिविंग और लिविंग को डिस्क्राइब करना चाहें तो हम सीधे से बोल सकते हैं ना, नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स do not have life, while living things have life। ठीक है, अब लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंशिएट करने के लिए हमने पढ़ने हैं बहुत सारे फीचर। अब आप बताइए मुझे कि आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि मैं एक लिविंग हूं और मार्कर नॉन लिविंग है। ऐसे कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं जो कुर्सी, मेज, टेबल को बाकी के एनिमल से डिफरेंशिएट कर पाते हैं? सिर्फ सांस लेना डिफरेंशिएट कर रहा है वो काफी नहीं है, बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो आपने पढ़ने हैं जिससे एक लिविंग और नॉन लिविंग में हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं। तो ऐसे कैरेक्टर्स को हमने क्या करा, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक तो होते हैं डिफाइनिंग फीचर्स, कौन से, डिफाइनिंग फीचर्स, और एक होते हैं नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर। ठीक है, डिफाइनिंग फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। डिफाइनिंग फीचर ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो सभी लिविंग के अंदर पाए जाते हैं विदाउट एनी एक्सेप्शन, मतलब इसमें कोई भी अपवाद, कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता। जितने भी जीवित हैं यानी जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन सभी के अंदर ये कैरेक्टर्स का प्रेजेंट होना जरूरी है। 100% लिविंग के अंदर ये डिफाइनिंग फीचर्स पाए जाते हैं। अगर डिफाइनिंग फीचर किसी लिविंग के अंदर एब्सेंट है, इट मींस वो क्या है, नॉन लिविंग, उसे हम जीवित मान ही नहीं सकते। ठीक, दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स जो ऐसे हैं जो लिविंग के अंदर तो होते हैं, बट ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ नॉन लिविंग के अंदर भी हम देख सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंट इन ऑल, प्रेजेंट इन ऑल लिविंग organism without any exception, without any exception यानी कि बिना किसी अपवाद के। एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है, अपवाद। सभी लिविंग में पाए जाते हैं बिना किसी अपवाद के। ठीक है, और नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं, it is present in both living and non-living, जो लिविंग में भी पाए जा सकते हैं, नॉन लिविंग में पाए जा सकते हैं, और लिविंग में एब्सेंट भी हो सकते हैं। इन्हें हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर। तो फर्स्ट डिफाइनिंग फीचर जो आपने पढ़ना है वो है मेटाबॉलिज्म। कौन सा पढ़ना है, मेटाबॉलिज्म। इसे हिंदी में हम बोलते हैं उपापचय। एक लिविंग की बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसे हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने कुछ खाया, वो हमारी बॉडी के अंदर क्या हुआ, जाके डाइजेस्ट हुआ। डाइजेस्ट होने के बाद वो अपने स्मॉल पार्टिकल्स में टूटा, उसके बाद उसे हमारे सेल्स ने एब्जॉर्ब किया। ये सब क्या है, केमिकल रिएक्शंस, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म, यानी हिंदी में इन्हें क्या बोलते हैं, उपापचय। अगर लिविंग है तभी मेटाबॉलिज्म होगा, अगर लिविंग नहीं है, सेल प्रेजेंट नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा, नॉन लिविंग। तो सिंपल सी चीज है कि मेटाबॉलिज्म क्या है, एक डिफाइनिंग फीचर है। अगर प्रेजेंट है तभी वो लिविंग कहलाएगा। ठीक है, दूसरा जो डिफाइनिंग फीचर है वो है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, इसे हम हिंदी में बोलते हैं कोशिकीय संगठन। अब आपने पढ़ा होगा किसी भी लिविंग थिंग की बेसिक यूनिट क्या होती है, सेल। पढ़ी है। हमारी पूरी बॉडी किससे मिलकर बनी है, बहुत सारे सेल से मिलकर। हम ही नहीं, जितने भी लिविंग थिंग्स है उन सभी की बॉडी किससे मिलकर बनी है, सेल से। अगर सेल है तभी हम लिविंग है, अगर सेल नहीं है तो हम क्या कहलाएंगे, नॉन लिविंग। तो अगर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है तभी 100% हम लिविंग कहलाएंगे। और अगर किसी एनिमल के अंदर
सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एब्सेंट है तो वो क्या कहलाएगा, नॉन लिविंग। थर्ड डिफाइनिंग जो फीचर है वो मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। जो थर्ड डिफाइनिंग फीचर है वो है कॉन्शियसनेस। इसे हम बोलते हैं सजगता। अब कॉन्शियसनेस क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे हाथ के ऊपर आके कोई मच्छर बैठ जाए, ठीक है। अब अगर मेरे हाथ के ऊपर आके मच्छर बैठेगा तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरे हाथ के ऊपर कोई इंसेक्ट है या कोई चीज आके बैठी है। मैं उसे या तो मारूंगी या उसे अपनी बॉडी से हटा दूंगी। लेकिन अगर वही मच्छर इस मार्कर के ऊपर आके बैठ जाए तो क्या ये मार्कर उसे हटा सकता है, या क्या इस मार्कर के ऊपर मच्छर के आके बैठने से या काटने से कोई फर्क पड़ने वाला है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसके अंदर कोई सेंस ही नहीं है। अगर इसके ऊपर आके हम कोई मच्छर बैठ भी जाएगा तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसमें कोई भी सेंस नहीं है, ये कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करेगा, इसीलिए निर्जीव है, यानी कि नॉन लिविंग है। बट हम लोग क्या करते हैं, जो लिविंग होते हैं उन्हें फर्क पड़ता है किसी भी स्टिमुलस से। कोई भी आउटर स्टिमुलस अगर हमारी बॉडी पर अटैक करता है, हमारी बॉडी के चारों तरफ कोई भी हमारे सराउंडिंग में कोई भी चीज प्रेजेंट है तो उससे हमारी बॉडी पर असर पड़ता है। हम उस हर एक स्टिमुलस के अगेंस्ट रिस्पॉन्स करते हैं, यानी हम में कॉन्शियसनेस प्रेजेंट है, इसलिए हम क्या है, लिविंग है। तो हम क्या बोल सकते हैं कॉन्शियसनेस को, रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस, रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस क्या कहलाएगा, कॉन्शियसनेस। हमें ठंड लगती है, हमें गर्मी लगती है, हमें गुस्सा आता है किसी भी चीज से बाहर से, या हम लड़ाई झगड़ा करते हैं कोई बाहर की चीज देखकर, तो वो सब क्या है, कॉन्शियसनेस है। हम किसी भी चीज के अगेंस्ट रेस्पॉन्स कर रहे हैं, इसीलिए हम क्या है, लिविंग है। तो ये तीनों कैरेक्टर है, ये डिफाइनिंग फीचर्स होते हैं जिनकी वजह से हमें पता चलता है कि कोई भी जो चीज हमारे सामने प्रेजेंट है वो 100% क्या है, लिविंग है। अब ऐसे और कैरेक्टरिस्टिक हैं जो लिविंग में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, बट वो डिफाइनिंग फीचर्स नहीं हैं। तो ऐसा पहला कैरेक्टर जो डिफाइनिंग फीचर नहीं है बट लिविंग के अंदर पाया जाता है वो है ग्रोथ। अब आप कहेंगे नहीं मैम, ग्रोथ तो सिर्फ और सिर्फ लिविंग के अंदर पाई जाती है। बिल्कुल, लिविंग में ग्रोथ पाई जाती है, बट सिर्फ लिविंग के अंदर ग्रोथ पाई जाती है ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। ग्रोथ का मतलब क्या होता है, जैसे अभी हम छोटे से बच्चे थे फिर हम बड़े हो जाते हैं या हमारे वेट में इंक्रीज हो जाता है, उसी को हम ग्रोथ कहते हैं। बट ऐसे बहुत सारे नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं जिनके अंदर ग्रोथ पाई जाती है। आपने देखा होगा जब हवा चलती है तो किस जगह पर आकर मिट्टी इकट्ठी हो जाती है। जब मिट्टी आकर इकट्ठी हो जाती है तो वहां पर क्या, टीला सा बन जाता है। अब मिट्टी का टीला या रेत का टीला कोई लिविंग थिंग तो है नहीं, बट वहां पर ग्रोथ आ गई। तो वो जो ग्रोथ है वो किस में पाई गई, नॉन लिविंग में, ठीक है। लेकिन ग्रोथ लिविंग में भी पाई जाती है, जैसे हमारी बॉडी में ग्रोथ पाई जाती है, बट ग्रोथ नॉन लिविंग के अंदर भी पाई जाती है। सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक है जो लिविंग और नॉन लिविंग का डिफाइनिंग फीचर नहीं है वो है रिप्रोडक्शन। अब आप बोलेंगे नहीं मैम, रिप्रोडक्शन तो सिर्फ और सिर्फ लिविंग के अंदर पाया जाता है, नॉन लिविंग में रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता। बिल्कुल बेटा, 100% सही है ये बात कि जो रिप्रोडक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग के अंदर पाया जाता है, किसी भी नॉन लिविंग के अंदर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं पाई जाती। लेकिन 100% लिविंग के अंदर रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता। ऐसे बहुत सारे ह्यूमंस हैं, ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं होती। अब रिप्रोडक्शन क्या है, अपनी नई प्रोजेनी को आगे बढ़ाना। ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं, ऐसे बहुत सारे ह्यूमंस हैं जो अपनी प्रोजेनी को आगे नहीं बढ़ा पाते, तो क्या वो लिविंग नहीं है? बिल्कुल भाई, वो लिविंग है। तो जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है उसका प्रेजेंट नहीं होना ये कोई प्रूफ नहीं है कि वो चीज लिविंग है, नॉन लिविंग है। इसीलिए ग्रोथ और जो रिप्रोडक्शन है वो डिफाइनिंग फीचर्स नहीं है, बल्कि जो मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस है वो ही सिर्फ और सिर्फ डिफाइनिंग फीचर्स हैं। वैसे बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अभी आपको इतने पढ़ने हैं, अभी आपको मैं डिटेल में इनके बारे में बताऊंगी। पहले आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर। डिफाइनिंग फीचर हम इसके बाद में डिस्कस करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर में हमने पहला क्या पढ़ना है, ग्रोथ। अब ग्रोथ के बारे में आपको पता है, इसे हम हिंदी में बोलते हैं वृद्धि। वृद्धि कितनी भी तरह की हो सकती है, हमारे आकार में वृद्धि हो सकती है, हमारे भार में वृद्धि हो सकती है, हमारे नंबर में वृद्धि हो सकती है, ठीक है। जब बच्चा पैदा होता है तो बहुत छोटा सा होता है, धीरे धीरे जैसे उसकी एज बढ़ती है उसकी
लंबाई बढ़नी शुरू हो जाती है, ठीक है, उसका वजन बढ़ना शुरू हो जाता है, तो उसका क्या होता है, लेंथ बढ़नी शुरू हो जाती है, उसका मास बढ़ना शुरू हो जाता है, यानी कि उसके भार में वृद्धि होनी शुरू हो जाती है। ठीक वैसे ही जैसे कि आपने पढ़े होंगे, एनिमल्स पढ़े होंगे, जो यूनिसेलुलर एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, डिवाइड होते हैं, डिवाइड होकर क्या करते हैं, अपनी नई प्रोजेनी को आगे बढ़ाते रहते हैं, डिवाइड होते रहते हैं, तो क्या करते हैं, ग्रो करते रहते हैं और अपनी प्रोजेनी को आगे बढ़ाते रहते हैं। तो ये इन्होंने किस में ग्रोथ किया, नंबर में ग्रोथ, यानी कि जनसंख्या में वृद्धि की इन्होंने। तो वृद्धि आकार में भी हो सकती है, भार में भी हो सकती है और जनसंख्या में भी वृद्धि हो सकती है। ग्रोथ में एक ट्विन कैरेक्टर पाया जाता है। तो ग्रोथ हैज ट्विन कैरेक्टरिस्टिक। ग्रोथ हैज ट्विन कैरेक्टरिस्टिक। ये एनसीईआरटी के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन दे रखी है कि ग्रोथ हैज ट्विन कैरेक्टरिस्टिक। दो ऐसे कौन से कैरेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं ग्रोथ में, एक तो इंक्रीज इन नंबर एंड इंक्रीज इन मास। तो कौन कौन से ट्विन कैरेक्टर्स है, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स और दूसरा क्या है, इंक्रीज इन द मास ऑफ इंडिविजुअल्स। क्या कहलाता है, ग्रोथ का ट्विन कैरेक्टर। ये एनसीईआरटी का बहुत ही अच्छी सी लाइन है, इसे हमेशा याद रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कई बार ये चीज क्वेश्चन में पूछी जाती है। वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, एक या दो क्वेश्चन इस चैप्टर से कभी कभार आ जाते हैं, पर ये चैप्टर इंपॉर्टेंट बहुत है आगे की बायोलॉजी के लिए, क्योंकि ये बायोलॉजी की नींव है, इसी से आप आगे पूरी बायोलॉजी समझेंगे, इसलिए चैप्टर को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब आप एक बात सोच के मुझे बताइए, क्या ग्रोथ ह्यूमंस की या एनिमल्स की बॉडी में थ्रू आउट द लाइफ पाई जाती है? नहीं ना, हम एक लंबाई तक बढ़ते हैं, उसके बाद हम रुक जाते हैं। ऐसे नहीं कि हम अनलिमिटेड बढ़ते ही जा रहे हैं, हमारी लंबाई बढ़ती जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। एक फिक्स एज के बाद हमारी लंबाई बढ़नी बंद हो जाती है। ये जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी ह्यूमंस हैं, इनमें एक लिमिटेड ग्रोथ पाई जाती है। लेकिन जितने भी आप प्लांट्स पढ़ेंगे, प्लांट्स अपनी पूरे जीवन में ग्रोथ शो करते हैं। आपने देखा होगा प्लांट की लंबाई बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। अगर आप उन्हें नहीं काट देंगे प्लांट्स को, तो प्लांट लंबे होते ही रहते हैं। आप प्लांट के ऊपर से कितनी भी कटिंग कर दें, जिसके ऊपर की ट्री ब्रांचेस होते हैं, आप कितना भी कट कर दें, फिर से नई ब्रांचेस वहां पर आ जाती हैं और वो ग्रो करते ही रहते हैं, नई नई ब्रांचेस निकलती रहती हैं। तो जितने भी प्लांट्स हैं उनमें ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ दिखाई देती है, बट एनिमल्स के अंदर एक सर्टेन एज तक ही इंक्रीज होती है लंबाई। हाँ, मास में इंक्रीमेंट हो सकता है, वजन बढ़ सकता है, बट लंबाई में ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं होता। तो प्लांट के केस में हमें क्या बात याद रखनी है, ग्रोथ continues throughout the life span. Growth continues throughout the life span, यानी जब तक जीवित रहते हैं प्लांट्स तब तक ग्रोथ को शो करते रहते हैं। अपने जीवन चक्र के अंतिम पड़ाव तक प्लांट ग्रोथ शो करते रहते हैं, बट एनिमल्स में एक सर्टेन एज तक ही ग्रोथ पाई जाती है। ठीक है, अब ये तो हमने बात की और बता दिया कि 100% ग्रोथ लिविंग के अंदर पाई जाती है। बट अब आप कहेंगे कि मैम ये फिर डिफाइनिंग फीचर क्यों नहीं है? भाई जब लिविंग के अंदर पाई जाती है, एनिमल्स में पाई जा रही है, ह्यूमंस में पाई जा रही है, यूनिसेलुलर एनिमल्स तक में पाई जा रही है, तो फिर ये ग्रोथ जो है वो डिफाइनिंग फीचर क्यों नहीं है? क्योंकि ये नॉन लिविंग के अंदर भी पाई जाती है। इसका एग्जाम्पल है माउंटेन्स। आपने सुना है कि हिमालय के बारे में ऐसा कहा जाता है कि हिमालय हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा है, अपनी लंबाई में इंक्रीज होता जा रहा है लंबाई में। जो आसपास के एनवायरनमेंट से जो मिट्टी इकट्ठी होती है या जो बर्फ जम जाती है, उसकी वजह से जो माउंटेन्स है वो धीरे धीरे अपनी लंबाई में ग्रो करते जा रहे हैं। मिट्टी है, सॉइल है, ग्रो कर रही है, लाइफ तो नहीं है उसमें, सेल तो प्रेजेंट नहीं है, नॉन लिविंग है ना, लेकिन तब भी वो क्या है, ग्रोथ शो कर रही है। अब जो मिट्टी के टीले होते हैं, रेत के टीले होते हैं, हवा चली एक जगह पर अगर मिट्टी इकट्ठी हो जाती है, या जो आप रेगिस्तान में जाते हैं तो आप देखते हैं कि हवा चल के आज यहाँ पर टीला बन गया, हवा चली तो वो टीला हट के दूसरी जगह पर एक नया टीला बन गया।
तो क्या है, वो जो रेत है वो एक जगह से मूव करके दूसरी जगह पर पहुंच गया और वहां पर जाकर एक नई ग्रोथ बना दी, यानी नया टीला बना दिया। अब रेत में कोई लाइफ तो नहीं है, रेत कोई लिविंग तो नहीं है, बट उसने क्या करा, ग्रोथ शो की। उसने एक जगह पर इकट्ठा होकर एक टीले का फॉर्मेशन कर लिया, तो इसे हम बोलते हैं ग्रोथ, जो कहाँ पाई गई, रेत के टीले में। अब रेत नॉन लिविंग थिंग है, माउंटेन नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन तब भी उन्होंने क्या करा, ग्रोथ शो की। इसीलिए जो ग्रोथ है वो डिफाइनिंग फीचर ना होकर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अब लेकिन एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि जो ग्रोथ होती है, जो ग्रोथ लिविंग के अंदर पाई जाती है, वो हमेशा इंटरनल होती है। आपने देखा है जो हमारी उंगलियां बढ़ रही है, हमारे सेल्स बढ़ रही है, हमारी बॉडी इंक्रीज हो रही है, वो अंदर से बढ़ रही है। या जो प्लांट है जो ग्रो कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि ऊपर से आके कुछ भी लग जा रहा है उसमें, वो अपने अंदर से ग्रो कर रहे हैं। तो जितनी भी लिविंग थिंग है वो कहाँ से ग्रो करेगी, इंटरनली ग्रो करेगी, ठीक है। बट जो ग्रोथ नॉन लिविंग के अंदर पाई जाती है वो क्या होती है, अब मैंने अभी आपको क्या बताया, जो रेत का टीला है वो क्या हुआ, बाहर से आके मिट्टी आके इकट्ठी हो गई, रेत आके इकट्ठा हो गया और उसने एक ग्रोथ बना ली। तो कोई इंटरनल ग्रोथ तो नहीं है, ये कौन सी ग्रोथ है, एक्सटर्नल ग्रोथ। तो लिविंग के अंदर कैसी ग्रोथ पाई जाती है, हमेशा इंटरनल, अंदर से ग्रो करते हैं वो। वजन बढ़ेगा अंदर से बढ़ेगा, लंबाई बढ़ेगी अंदर से बढ़ेगी। बट जो नॉन लिविंग है वो ग्रो कहाँ से करते हैं, एक्सटर्नली, ठीक है। इसीलिए ग्रोथ क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, डिफाइनिंग फीचर नहीं है, क्योंकि नॉन लिविंग के अंदर भी पाया जाता है और लिविंग में तो पाया ही जाता है। अब हम पढ़ेंगे सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, प्रजनन। रिप्रोडक्शन होता क्या है, पहले तो हमें ये बात समझनी चाहिए, किसी भी एनिमल का आगे अपने जैसे ही नई प्रोजेनी को बनाना, यानी अपने ही जैसे नए ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करना ही क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन, यानी कि प्रजनन। जितने भी आप लिविंग थिंग्स पढ़ते हैं वो क्या शो करते हैं, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस शो करते हैं, बट 100% नहीं। मैं नहीं बोल रही कि 100% लिविंग थिंग, बट लिविंग्स के अंदर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस पाई जाती है। रिप्रोडक्शन क्या होता है, एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ability of an organism to produce offspring of its own kind। मतलब कि एनिमल्स के यानी ऑर्गेनिज्म के अंदर ऐसी एबिलिटी, ऐसी क्षमता जिससे वो अपने ही तरह के, अपने ही जैसे नई ऑफस्प्रिंग को, नई प्रोजेनी को प्रोड्यूस कर पाते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन, यानी कि प्रजनन। ये तो बिल्कुल फैक्ट है कि किसी भी नॉन लिविंग के अंदर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कभी भी नहीं पाई जाएगी, ये बात तो 100% सच है। लेकिन नॉन लिविंग के अंदर रिप्रोडक्शन नहीं पाए जाने के बाद भी रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर नहीं होता। क्यों नहीं होता, अभी मैंने आपको बताया था, फिर से रिपीट कर देती हूँ, क्योंकि ऐसे बहुत सारे एक्सेप्शनल केसेस हैं जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि 100% ऑर्गेनिज्म के अंदर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं पाई जाती। पहले हम रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं, फिर हम एक्सेप्शनल केसेस के बारे में बात करेंगे। जनरली आप जितने भी एनिमल्स हैं या जितने भी ऑर्गेनिज्म आप पढ़ते हैं उसमें दो तरह का आप रिप्रोडक्शन देखते हैं। फर्स्ट इज asexual एंड सेकेंड वन इज सेक्सुअल। पहले ही बता रही हूँ, ये दोनों रिप्रोडक्शन किसमें पाए जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ लिविंग के अंदर। जितने भी लिविंग है वही शो करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नाम से बता रहा है, जिसमें दो गैमेट्स पार्टिसिपेट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जिसमें गैमेट्स पार्टिसिपेट नहीं करते उसे हम क्या बोलते हैं, या जिसमें पार्टनर पार्टिसिपेट नहीं करते उसे हम क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ज्यादातर जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो शो करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लाइक बर्डिंग, सुना होगा ना आपने, बर्डिंग की प्रोसेस किसमें पाई जाती है, बर्डिंग ईस्ट में। नेक्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है, बाइनरी फ्यूजन के थ्रू। बाइनरी फ्यूजन ये किसमें पाया जाता है, अमीबा।
अमीबा शो करता है बाइनरी फिजन। ठीक है, तो ये कुछ और भी है, फ्रेगमेंटेशन भी है और बहुत सारे प्रोसेस, बहुत सारे टाइप हैं इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो आपको पता ही है, जिसमें भी 2 गैमेट्स हैं या मेल या फीमेल पाए जाते हैं, उन सभी में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अच्छा, कुछ ऐसे यूनिसेलुलर एनिमल्स भी हैं। यूनिसेलुलर हम किसे कहते हैं, जो सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं। मल्टी सेलुलर जिसमें बहुत सारी सेल्स पाई जाती हैं, जैसे कि हम मल्टी सेलुलर हैं। एंड अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना क्या है, यूनिसेलुलर एनिमल्स हैं। तो जो यूनिसेलुलर एनिमल्स हैं वो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन एक साथ ही शो करते हैं, या आप कह सकते हैं कि उनके अंदर ग्रोथ का मतलब ही है रिप्रोडक्शन। जैसे कि अमीबा, अब अमीबा है, ये ग्रो करेगा और डिवाइड होकर क्या बनाएगा, 2 अपने डॉटर सेल्स, यानी कि नए अमीबा का फॉर्मेशन करेगा। अब ये जो 2 अमीबा ये फिर ग्रो करेंगे, डिवाइड होंगे, फिर से आगे क्या करेंगे, अपनी प्रोजेनी को आगे बढ़ाएंगे, यानी रिप्रोडक्शन शो करेंगे। अब इसमें ग्रोथ भी पाई जा रही है और क्या पाया जा रहा है, रिप्रोडक्शन, दोनों एक साथ। क्या क्या पाया जा रहा है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन एक साथ पाए जा रहे हैं, एक समय पर पाए जा रहे हैं। इसका मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन क्या है, सिनोनिम्स हैं। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सिनोनिम्स, यानी इन दोनों का मतलब उनके अंदर सेम है। ग्रोथ का मतलब रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन का मतलब उनके अंदर ग्रोथ है, दोनों उनके अंदर एक ही चीज है। किसके अंदर पाया जाता है, इसका एग्जाम्पल क्या है, अमीबा। ठीक है, अब बात करते हैं कि जब मैं बार बार ये बात बोल रही हूँ कि रिप्रोडक्शन नॉन लिविंग के अंदर बिल्कुल भी नहीं पाया जाता, एंड लिविंग के मैं आपको बार बार एग्जांपल दे रही हूँ, टाइप्स बता रही हूँ कि कौन कौन से टाइप के रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं, तो फिर रिप्रोडक्शन को हम डिफाइनिंग फीचर क्यों नहीं बोलते, क्योंकि इसमें एक्सेप्शनल केसेस प्रेजेंट हैं। यानी कौन कौन से एक्सेप्शनल केस है, फर्स्ट इसका एग्जाम्पल है म्यूल, हिंदी में इसे हम बोलते हैं खच्चर। सुना होगा आपने खच्चर के बारे में। जो म्यूल्स होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं पाई जाती। खच्चर आपने देखे होंगे जो बोझा ढोने का काम करते हैं, देखे होंगे आपने कहीं पर भी जो ईंटें और ये रेत वगैरह बोझा ढोते हैं, तो घोड़े के साथ बहुत सारे खच्चर भी दिख जाएंगे आपको। तो जो म्यूल्स होते हैं, एनिमल है, देखा है घोड़े जैसा जो होता है वो देखा हुआ एनिमल, बट फिर भी इनमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं पाई जाती। इनमें रिप्रोडक्शन अब्सेंट होता है, बट फिर भी ये क्या है, लिविंग है। अब जब लिविंग है, रिप्रोडक्शन अब्सेंट है, तो क्या नॉन लिविंग कहलाई जानी चाहिए, बिल्कुल नहीं। रिप्रोडक्शन अब्सेंट होने के बाद भी वो क्या है, लिविंग है। सेकंड इसका जो एग्जाम्पल है, यानी कि एक्सेप्शनल केस है, वो है वर्कर हनी बी। कौन सी है, वर्कर हनी बी। आपने हनी बीज के बारे में शायद पढ़ा होगा, कभी आपने पढ़े होंगे हनी बीज में, तो आपको पता होगा कि मेल भी पाया जाता है हनी बी में, फीमेल भी पाई जाती है, एंड वर्कर हनी भी पाई जाती है। मेल फीमेल क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन का काम करते हैं, बट जो वर्कर हनी बी है वो हाइव के सारे काम करती हैं। हाइव बनाने से लेकर खाना इकट्ठा करने से लेकर सारे काम करेंगी वर्कर हनी बी, एक्सेप्ट रिप्रोडक्शन। वर्कर हनी बी में क्या अब्सेंट होगा, सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन की प्रोसेस अब्सेंट होगी। इसके अलावा ये सारे काम करेगी, ये लिविंग थिंग है, जैसे कि बाकी हनी बी है वैसे ही वर्कर हनी बी होती है, एक लिविंग एनिमल है, बट फिर भी इसके अंदर क्या अब्सेंट है, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस इसके अंदर अब्सेंट है। एंड इसका थर्ड और सबसे बड़ा एक्सेप्शनल है, वो है इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स। इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, यानी ऐसे ह्यूमन कपल्स जो आगे अपनी प्रोजेनी को आगे नहीं बढ़ा पाते, बच्चा पैदा करने की जिनके अंदर क्षमता नहीं होती, वो भी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं कर पाते हैं। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो नॉन लिविंग है, वो 100% लिविंग है, बट सिर्फ और सिर्फ एक रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं होने से हम उन्हें नॉन लिविंग नहीं कह सकते। वो क्या कहलाएंगे, 100% लिविंग कहलाएंगे। ठीक है, तो जो ये तीनों आप देख रहे हैं, म्यूल, वर्कर हनी बी एंड इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, दे कांट रिप्रोड्यूस बट दे आर लिविंग। वो लिविंग है बट उनमें प्रजनन की क्षमता नहीं पाई जाती। इतना समझ में आया आपको? आई एम श्योर आपको ग्रोथ और रिप्रोडक्शन समझ में आ गया होगा कि क्यों ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है,
क्योंकि जो ग्रोथ है वो नॉन लिविंग के अंदर भी पाई जाती है एंड जो रिप्रोडक्शन है वो सभी लिविंग के अंदर नहीं पाया जाता, 100% लिविंग के अंदर नहीं पाया जाता। ऐसे बहुत सारे एक्सेप्शनल केसेस हैं जिनके अंदर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं पाई जाती। ओके, सो ऑलरेडी जो ये लेक्चर है वो बहुत लंबा हो चुका है, तो जो आगे का लेक्चर है, यानी जो आगे का डिफाइनिंग फीचर्स हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम है इस चैप्टर से रिलेटेड या बायोलॉजी से रिलेटेड, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो उस क्वेश्चन को आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपके उस क्वेश्चन का जो आंसर है वो नेक्स्ट वीडियो में दूंगी आपको। तो मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। थैंक यू।